हेलो। जैसा कि आप लोग को पता है कि यूपीएसआई की वैकेंसी जो आने वाली है उसमें आपकी हिंदी जो है 40 क्वेश्चन जो पूछता है, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं उसके लिए आपका यूपीएसआई का जो सिलेबस है उसके अनुसार हिंदी का पूरा कंप्लीट अपने इस प्लेटफॉर्म से आपको पूरा यूट्यूब पे पूरी हिंदी कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि उसमें जितना आप लोगों का रहेगा, आप लोग का पूरा हिंदी और अपने हिसाब से उसको देख के हम करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर पेपर है हिंदी का, उसको पूरा 2018 से लेके अभी तक का जो है उसको भी आपको मैं करवाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, उसका सलूशन क्या है। तो इसमें क्या है कि मैं 20 क्वेश्चन में आपके कॉन्सेप्ट को लेके चलूँगा, ठीक। जैसे क्या हुआ रोज़, अब जैसे आपका मैं पहला चैप्टर जब शुरू कर रहा हूँ तो इसको क्या है, आपका पहला चैप्टर क्या है, पहला चैप्टर लेके चलेंगे वर्ड विचार का, ठीक है। क्या वर्ड विचार, ठीक। ये बहुत कंफ्यूजन वाला रहता है, तो इसको लोग सोचते हैं कि बहुत सिंपल है, लेकिन ये सिंपल रहता नहीं है, बहुत टफ होता है। तो अब वर्ड विचार को जब मैं आपका लेके चलूँगा तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि वर्ड विचार में क्या है, वर्ण किसको कहते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ क्या वर्ण किसको कहते हैं, ठीक। मतलब इसकी परिभाषा आपको जानना पड़ेगा। उस मूल ध्वनि को वर्ण को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता। किसको कहते हैं, उस मूल ध्वनि, किसको, उस मूल ध्वनि को कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है क्या, जिसका टुकड़ा न हो, मतलब जिसका टुकड़ा न हो। जैसे अब देखिए जैसे क्या है, अब जैसे ये है आपका, जैसे मैंने पूछा, अब जैसे में क्या आएगा इसके वर्ड में, जैसे आ ई, ये सब क्या है, ये सब आपके क्या है, ये सब इस सबों का टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे इसमें आप अ में 2 शब्द नहीं बना सकते, आ में कुछ ऐसे कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए होता है, इसमें ये होता है, ठीक। लेकिन अब देखिए क्या है, अब जैसे मैं अगर एक क लिखता तो इसमें आप क प्लस अ लिखेंगे तब जाके आपका पूरा होता है क्या, क। तो इसका हो सकता है। तो इसमें क्या है, हमेशा आपको यहाँ पे एक ऐसे रहेगा, तो आप समझ लीजिए इसमें से टुकड़ा नहीं किया जा सकता, ठीक। और जितनी 12 खड़ी की मात्राएं होती है उसमें भी नहीं होता है, बस क्या होता है अ आ ई ओ, ठीक। ए हो गया आप। तो क्या कहना इसमें, अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें मूल ध्वनि को समझने के लिए हमें क्या होता है, अब कुछ शब्द की हमें लेना पड़ेगा जिसमें मूल ध्वनि को आपको समझना पड़ता है। जैसे खा लो, अब जैसे इसमें क्या है, खा लो। उपयुक्त में क्या होगा, 2 शब्द दिया गया है, 2 शब्द या ध्वनि है, इसमें अब खंड करना है मुझे। अब देखिए अब ध्वनि क्या है, ठीक। आगे देखिए, अब जैसे ये क्या है, अब देखिए अगर ध्वनि को आपको निकाला, अब देखिए ये क्या है, ये है ध्वनि, ठीक। और ये है आपका मूल शब्द। अब जब मूल शब्द और ध्वनि को मैं बता रहा हूँ, अब मूल ध्वनि, ठीक, क्या है मूल ध्वनि, ठीक है। ये रहा, तो आपको मैं बता रहा हूँ अब खा, ये क्या है, ये जैसे खा है, ठीक। अब इसको अगर खंड में करना है हमें तो हम क्या करेंगे, इसको हम पहले करेंगे ख प्लस आ, ठीक। ये खंड हो गया इसका, ठीक, खंड हो गया ना। इसको मैंने क्या किया, ये मूल ध्वनि ये है और ये ध्वनि है, ठीक। मूल ध्वनि ये और ये ध्वनि मिल के बना हुआ है ख। अब जैसे लो, अब देखो ये आपका लो, इसको अगर मुझे मूल ध्वनि में लाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इसको ल प्लस ओ, ठीक। ये इसकी मूल ध्वनि होगी। ये क्या है, ये मूल ध्वनि मिल के बना है, और ये इसकी क्या ध्वनि मिलने के बाद बनने वाला शब्द ध्वनि हो गया। इसको ध्यान रखना है आपको। अब इसमें क्या है, अब खंड, इसका खंड नहीं हो सकता, इसलिए क्या है, ये वर्ण है या मूल ध्वनि। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वर्ण या मूल, क्या कहेंगे, मूल ध्वनि। इसको हम क्या कहेंगे, वर्ण या मूल ध्वनि। आप इसको यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। और आगे क्या, वर्णमाला। अब देखिए वर्णमाला क्या होता है उसको देख लीजिए आप। अब जैसे देखिए ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, वर्णमाला में क्या है, वर्णमाला देखिए वर्णों के क्रमबद्ध, क्या है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या, देखिए मैं लिख रहा हूँ अभी आप लोगों को, क्या लिख रहा हूँ, देखिए वर्णों को क्रमबद्ध का मतलब वही क्रमबद्ध है आपका, जो जिसको हम खंड कर रहे थे उसका एक क्रमबद्ध समूह को क्या, जो टोटल समूह, वर्णों के समूह से जो शब्द बनेगा उसको हम वर्णमाला कहते हैं, समूह को वर्णमाला कहते हैं,
क्या कहेंगे इसको? इसको हम कहेंगे वर्णमाला, वर्णमाला कहते हैं। ये रहा आपके सामने, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होगा, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 या, ठीक, ध्वनि प्रयुक्त होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, मतलब 52 वर्ण शब्द होते हैं या वर्ण होते हैं, शब्द या वर्ण कहिए, आपको टोटल समझ में आ जाएगा। कितने वर्ण है? 52, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या स्वर कितने हैं? स्वर आपके 11, क्या है ये स्वर? स्वर टोटल कितने हैं? 11। अब देखिए इसमें क्या है? अ आ ई, ठीक, ध्यान रखिएगा, उ, ठीक। और उसके बाद जितने 12 खड़े, री, ए ओ, कौन? ओ, ठीक, ध्यान रखिए। ये स्वर 11 हो गए आपके। और देखिए और एक ऐसे शब्द बनता है इसको क्या कहेंगे? इसको हम अनुस्वार में लाते हैं। कि इसको क्या कहते हैं? इसको अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, ये है आपका अनुस्वार, ठीक। ये देखिए ये हो गया आपका अनुस्वार। अब देखिए क्या है, अब विसर्ग देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका विसर्ग, ठीक। इसको क्या कहेंगे? आप इसको विसर्ग कह सकते हैं, ठीक। और इसके बाद जो ये विसर्ग हो गया, प्रयुक्त की दृष्टि से जो विसर्ग हो गया, तो उसके बाद क्या कहेंगे? 2 अयोगवाह होते हैं। अब दो अयोगवाह, क्या? 2 अयोगवाह, ठीक। जब इसको आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। 2 अयोगवाह होते हैं इसमें। अब देखिए, अब जैसे क ओ जो जितने हैं, ये इतना आप ध्यान रखिए, 52 वर्ण हो गए, स्वर 11 होते हैं, अनुस्वार है, विसर्ग है, और 2 शब्द जो होते हैं वो अयोगवाह। इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, उसके बाद पता है क ख ग घ पूरा आपको लिखना है। तो अब क ख ग के लिए मैं आपको बता दूं कि अब देखिए क ख ग जितने भी हम आपको लिख के दिखाएंगे, ठीक, उसको आपको याद रखना। अब स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं इसको देखिए पहले आप। ये है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या अगर पूछ दिया डायरेक्ट तो कितने होते हैं? 25। अब देखिए किसको कहते हैं ये भी बता रहे हैं अभी आपको, इसको भी बता रहे। अंतः क्या आपको एक शब्द है अंतस्थ व्यंजन, क्या है? ये है आपका अंतस्थ व्यंजन। इसकी संख्या 4 होती है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आगे क्या है इसमें? उष्म व्यंजन। ये है उष्म व्यंजन, ठीक। ये जो है उष्म व्यंजन, इसकी संख्या 1 होगी, ठीक। इसकी संख्या उष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती, सॉरी, उष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होगी, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछे संयुक्त व्यंजन, क्या है? ये संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 2 शब्दों 2 वर्णों के मिलने से बनेगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 3। संयुक्त व्यंजन की संख्या 3 हो गई। आगे देखिए हिंदी को अपने व्यंजन, हिंदी के अपने व्यंजन भी होते हैं। अब देखिए ये क्या है? हिंदी के जो अपने व्यंजन है, क्या? अपने व्यंजन। हिंदी के कुछ अपने व्यंजन भी होंगे, हाँ, हिंदी के कुछ अपने व्यंजन भी होते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आगे देखिए, इस प्रकार हिंदी की स्थायी स्वरों की संख्या टोटल 44 हो गई। आप इसको जोड़ लीजिए, 25 4 हो गया 29, 29 4 31, 31 3 34, और बाकी हिंदी के कुछ अपने हो गए। तो इसमें व्यंजन देखिए, इस प्रकार हिंदी के स्थायी स्वर और व्यंजन मिला के टोटल कितने हो गए? 44, ठीक। इसको ध्यान रखिए आप, ठीक। अब यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक। इसको ध्यान से देखिएगा, ये नहीं कि बाद में कहिएगा। इसमें क्या है? स्थायी अब इसमें क्या करना है? इसमें आपको क्या करना है? स्थायी स्वर और व्यंजन मिला के, क्या है? स्थायी स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन मिला के क्या हो गया? मिलाकर टोटल 44 शब्द हो गए हिंदी के, ठीक। ये आपके 44, इसको आप ध्यान रखिएगा। कितने हो गए? 44। उसके बाद क्या करना है? व्यंजन वर्णों में उच्चारण की सुविधा के अनुसार हम क्या करते हैं? इसको अस्वर को मिलाकर लिखा जाता है, और इसमें शुद्ध रूप क ख ग घ घ होता है, ठीक है। वो सब चलिए, और वर्ण के भेद अब बता रहे हैं आपको। वर्ण के भेद आगे देखिए क्या ये है? वर्ण के भेद, ठीक है। वर्ण के भेद, ठीक। वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण के भेद 2 होते हैं, आप देख लीजिए। पहला वर्ण क्या हो गया? स्वर, क्या होगा? स्वर वर्ण होते हैं। और दूसरा क्या होता है? व्यंजन, व्यंजन वर्ण,
ठीक, ये हो गया दूसरा वर्ण। तो इसमें क्या कहते हैं स्वर, उन स्वर किसको कहते हैं, उन वर्णों को, वर्णों या ध्वनियों को किसको कहते हैं, स्वर। अब आ जाइए आपको स्वर बता दें हम किसे कहते हैं, स्वर। यह उन क्या कहता है, यह उन वर्णों या ध्वनियों को वर्णों या ध्वनियों को किसको, उस वर्णों या ध्वनियों को कहते हैं, कहते हैं। अब देखिए इसके आगे मैं बता रहा हूं किसको कहते हैं, जिनका उच्चारण स्वतः होता है। आपको ये समझाने का मतलब है कि आप समझ जाएं, जिनका उच्चारण क्या है, जिनका उच्चारण क्या है, स्वतः होता है, उसमें किसी भी मात्रा या किसी भी शब्द की जरूरत उनको नहीं पड़ती, वो स्वतंत्र शब्द होते हैं। जैसे अ, आ, ई कुल टोटल इनकी संख्या 11 है, क्या 11 है, ये 11 मूल हो गए, ठीक है। और इसमें क्या है, ए व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं। ये 11 क्या है, यह व्यंजन वर्णों के क्या, वर्णों के उच्चारण में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं मेरे भैया, चल होते हैं। ये देख लो यहाँ पे, ये क्या है, इसमें वर्णों में ये उच्चारण में सहायक क्या होते हैं। इसके बाद क्या करना है अपने को, देखो क्या होता कैसे है, ये देख लो आप। अब देखिए जैसे क्या है, जैसे अब क है, ये क क्या है, ये क्या है, वर्ण है कि व्यंजन है, अरे स्वर है कि व्यंजन। अच्छा तो देखो इसको, इसका निर्माण कैसे होता है, देखिए वर्ण कैसे होगा, इसको देखिए क्या करेंगे आप, इसको आधा क कर लेंगे प्लस अ करेंगे, फिर ये आपका टोटल बनता है क, ठीक, ये टोटल बना है क। मूल ध्वनि क्या है, अभी मूल ध्वनि बताया था आपसे, ध्वनि और मूल ध्वनि, ध्वनि ये है लेकिन मूल ध्वनि ये हो गई उसकी, जब उसको डिवाइड किया जाएगा, ठीक, उसको कैसे बनाया जाएगा। अब इसे ख देखो आप, अब जैसे मैंने एक ख लिख दिया, अभी ख तो वर्ण है, व्यंजन है, लेकिन व्यंजन में हमने स्वर मिलाया तब जाके व्यंजन बना, देखो कैसे बना। अब देखिए क्या, एक ख है, अब ख आधा हो गया और इसमें हमने अ मिलाया, तो ये क्या हुआ, ये हो गया ख। ये पूर्ण रूप से आप क्या, ये मूल ध्वनि और जो है ध्वनि समूह, इसको ध्यान रखना है आपको, ये पूरा नहीं है, ये इसके सहयोग से बन रहा है तब जाके व्यंजन बन रहा है। और स्वर क्या होते हैं, स्वर बिना स्वतंत्र होते हैं, अ में किसी को आप नहीं मिलाएंगे, अ में कुछ नहीं होता, जितनी भी मात्राएं हैं वो अपने मूल स्वरूप में ही होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। अब देखिए अब इसमें क्या है, अब इसमें एक अपवाद नोट, इसको आप नोट करिएगा, इसको नोट बना के इसको स्टार बना लेना आप, ठीक। ये इसमें क्या है, अब इसमें एक शब्द होता है अ, एक ए, और एक क्या था, एक विसर्ग वाला जो चिन्ह होती है, तथा क्या होता है अह, ये है, ये क्या है, ये हिंदी वर्णमाला के में अ क्या है, अ और अ स्वरों के साथ लिखने की परंपरा है। क्या है, स्वर के साथ हम लोग लिखते हैं, ये स्वरों के साथ क्या है, लिखने की क्या है, ये परंपरा है, ठीक है, ये परंपरा है, ध्यान रखिएगा इसको, ये परंपरा हमारा है। अब लेकिन क्या, अनुस्वार है, ठीक है, और विसर्ग है, ये विसर्ग, तो ये क्या, ये स्वर नहीं है, तो व्यंजन भी नहीं है, तो इनको अयोगवाह कहते हैं। यही न स्वर है और न व्यंजन है, ये दो शब्द जो हैं हमारे और ये क्या है, न स्वर हैं, इसको ध्यान रखिएगा, यह स्वर भी, स्वर प्लस व्यंजन, ये दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम दोनों को मिला के क्या कहेंगे, ये है अयोगवाह। ये क्या है, अयोगवाह, यही पूछ देगा निम्नलिखित में से अयोगवाह कौन सा है। अयोगवाह समझ में आ गया आपको, अयोगवाह हम किसको कहते हैं, और अह विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग को मिला के हम अयोगवाह का निर्माण करते हैं, ठीक है, न स्वर है और न व्यंजन। अब आइए दूसरे टॉपिक पे आपको बताऊं, अब आगे देखिए क्या, अब देखिए, अब जैसे आ है, अब इसका विश्लेषण कर लीजिए आप। अब इसमें क्या है, ये ऊपर यहाँ चंद्रबिंदी लगी हुई है,
ठीक है। अब इसको अगर हम कहें, इसे अर्धचंद्राकार कहते हैं, आपको पता है। और इसका उच्चारण स्वतः क्या, इसका उच्चारण स्वर की तरह होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा स्वर की तरह होगा, लेकिन इसमें क्या, यह अंग्रेजी की स्वर ध्वनि है, ठीक, ये अंग्रेजी की स्वर ध्वनि है। और इसे आगत स्वर ध्वनि, ठीक, भी कहते हैं। अगर पूछ दिया आगत स्वर ध्वनि किसे कहते हैं, तो आप इसको बताएंगे क्या है, आगत स्वर ध्वनि, ठीक है। आगत स्वर ध्वनि है क्या है, आ, जिसपे चंद्रबिंदी लगी हुई है, ठीक है। इसका प्रयोग प्राय अंग्रेजी में होता है, इसको छोड़िए ये सब चीज़ें। अब जैसे अंग्रेजी वाले में देखिए क्या होगा आप, अब जैसे कॉलेज, देखिए ये है कॉलेज, ये होता है ऐसे लिखा जाता है, कॉलेज हम लोग लिख देते हैं, लेकिन होता है क्या, कॉलेज होता है, ठीक है, कॉलेज। और एक शब्द देखिए ऑफिस, क्या है, ये है ऑफिस, लेकिन इसमें हम चंद्रबिंदी लगा देंगे, ये अंग्रेजी के शब्द हो गए। और क्या है, ऑफसेट, ये ऑफसेट मशीन होती है, प्रिंटिंग प्रेस में यूज होता है, इसको ध्यान रखिए, ये हो गया आपका ऑफसेट, ठीक है। नॉलेज, अगर आपसे ये पूछ दिया दे के कि ये क्या है, ये आगत स्वर ध्वनियाँ हैं, ये आगत स्वर ध्वनियाँ हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको ना भूलिएगा। अब देखिए स्वर के भेद, अब देखिए क्या है, ये स्वर वर्ण के भेद भी बता दे रहे हैं आपको यहीं पे, क्या है, ये स्वर वर्ण के भेद। अब देखिए, अब स्वर किसे कहते हैं आप समझ चुके हैं, ठीक, स्वतंत्र ध्वनि को स्वर कहते हैं, अ आ ई यू ओ, जो बिना मिले किसी से नहीं मिले, मिले तो भी ना बने, अरे हमेशा शाश्वत बना रहे, किसी की उसको किसी की जरूरत नहीं होती है, ठीक, इसको आप समझ लीजिए। अगला क्या है, अब इसको दो आधार पे बांटते हैं हम लोग, इसको दो आधार पे। अब देखिए इसका पहला आधार क्या हम बांटेंगे, इसमें क्या है, जाति क्या है, उच्चारण के लगने वाले समय के अनुसार, उच्चारण के लगने वाले समय के अनुसार, क्या है, समय के अनुसार, चलो ठीक। अब देखिए एक हो गया, और दूसरा किसको, जाति के आधार पर। अब जाति इसकी भी होती भैया, क्या, जाति के आधार पर, क्या, जाति के आधार पर। अब देखिए ये बात यहाँ अब सोचने वाली बात आएगी। अब क्या है, उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार को, इसको तीन भागों में बांटिए आप, किसको, एक मिनट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी इसलिए चले गए थे, सॉरी। आगे देखिए क्या, अब देखिए इसमें उच्चारण का समय लगने वाले आधार पे हम देखेंगे, तो ये क्या है आपके तीन पार्ट में, इसको हम आपको कितने भागों में बांटेंगे, देखिए पहले भाग में इसको हम बांट रहे हैं, आपको क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर, ये हो गया ह्रस्व स्वर। एक दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, अब क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर, चलो मेरे भैया, दीर्घ स्वर, चलो। और एक तीसरा होता है क्या, तीसरा होता है प्लूत, क्या है, प्लूत स्वर, चलो ये भी देख लो आप, ये हो गया आपके प्लूत स्वर। ये तीनों हो गए। अब देखिए, अब तीनों की परिभाषा अलग अलग, देखिए आप क्या होगा, तीनों की परिभाषाएं भी अलग अलग होंगी, उसको भी ध्यान रखिए। अब देखिए क्या होता है, यही बताते चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग हमेशा इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं, इसको मैं बता दे रहा हूँ, अब वो कभी भूलेंगे भी नहीं। अब देखिए क्या गया, ह्रस्व स्वर, क्या है, ह्रस्व स्वर क्या कहता है,
चलिए कॉल आ गई थी थोड़ी इंपॉर्टेंट, OTR करवाना था ना, उसीलिए सब कुछ पूछ रहे थे तो ये बताना पड़ा। अब देखिए आपका क्या है, अब इसमें हर्ष अ ई उ और जैसे हर्ष क्या है, ये हा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए क्या है, ये आपका हर्ष स्वर है, ठीक है। इसमें क्या है, छोटे है ना, इसमें क्या होता है हर्ष स्वर में आपका क्या होगा, अ ई उ, क्या है, अ ई उ, ठीक। और एवं वो जो हम लोग ऋषि लिखते हैं, ये है क्या है, ये आपके जो है इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये क्या है, ये मूल स्वर है, ये आपके क्या है, ये है आपके मूल स्वर। किसी किसकी इनको सहारा नहीं है, इनको ये अपने स्वतः हैं, उत्पन्न हुए स्वतः हैं, इनके उच्चारण में किसी का कोई समय उमें नहीं लगता। अब ये एक मात्रिक होते हैं, इसमें कोई मात्रा नहीं है। चलो भैया, एक मात्रिक हो गए, एक मात्रिक होते हैं। अब भैया एक मात्रिक स्वर होता है तो इसमें समय भी तो कम लगेगा हमें उच्चारण करने में। इनका क्या है, इनको स्वर, इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर के अपेक्षा आधा समय लगता है। ये जो आपका दीर्घ स्वर है ना, उसके उच्चारण, क्या उच्चारण से आधा समय क्या लगता है, आधा समय लगता है, आधा समय लगता है। किससे, दीर्घ स्वर। अभी दीर्घ स्वर बताऊंगा आपको मैं। ये आपके मूल स्वर हो गए, ये क्या है, हर्ष स्वर हो गए हैं। अब देखिए आप दीर्घ स्वर बताएंगे, दीर्घ स्वर किसे कहेंगे हम। अब दीर्घ स्वर का समय लगता है। अब दीर्घ स्वर, दीर्घ देखिए क्या है, अरे भैया इस स्वर का छोटा भाई, ये बड़ा भाई। अब आ ई उ ए हो जाएंगे, यहीं पे क्या हो जाएगा, आ ई ए, ठीक, क्या है, ये उसको उसके बड़े भैया हो गए। और ए, ठीक, ये दीर्घ स्वर हो गए आपके, क्या है, ये दीर्घ स्वर हो गए। उससे इसमें, अब इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इनके उच्चारण में क्या, हर्ष से दुगुना समय। अब ये देखिए, ये जितने स्वर हैं पहले उनको लिख लीजिए, तो आप बाद में भूल जाएंगे। ये हो गए ओ, अ एवं औ, क्या हो गया ओ। अब देखिए इनकी एक विशेषता देख लीजिए, ह्रस्व स्वर से दुगुना समय, कितना, दो गुना, दुगुना क्या लगता है इसमें क्या लगेगा, दुगुना समय लगेगा, दुगुना समय उच्चारण में लगेगा। क्या, उच्चारण में लगने वाला समय, उच्चारण में समय लगेगा, ध्यान रखिएगा, समय लगेगा, ठीक। वहाँ आधा, यहाँ दुगुना, ठीक है। अब हमारे हिसाब से आपको इसमें कोई, ये दो मात्राओं का समय लगता है इसमें, ठीक है। इन्हें द्विमात्रिक कहते हैं, वो एक मात्रिक और ये क्या है, द्विमात्रिक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखिए क्या है, स्वर भी कहते हैं। अब दूसरी बात इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जैसे देख लीजिए, अब जैसे आ हमने लिखा, अब इसको आप खंड में करिए, तो इसको हम अ करेंगे प्लस क्या करेंगे, अ प्लस आ नहीं कर देंगे, अ प्लस ए मात्रा लगाएंगे, तो ये क्या बनेगा आपका, ए बन जाएगा आ, क्या बनेगा, अ प्लस ये बनेगा आ, ठीक। ये वाला नहीं, ये आपका अ प्लस, ये हो गया अ प्लस ई, ठीक। अब ई का देखिए, अब ई बड़ी ई होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो ई है उसकी मात्रा में बता रहा हूँ, ए वाली ई, तो इसमें क्या लगेगा आपका, ऐसे ई लिख देंगे प्लस, फिर ई क्या लिखेंगे उसको, ई फिर ई लिख देंगे, ठीक। ये दो मात्राओं से मिलके बन रहे हैं, वो एक मात्रा में से स्वतंत्र था, ये दो मात्रिक है, ठीक है। इसका समय हर्षों से क्या लगेगा, दुगुना समय लग रहा है यहाँ पे, ठीक। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। और इन्हीं दीर्घ स्वरों में ए क्या, ए ओ औ क्या है, ए संयुक्त स्वर है, क्या है, ये संयुक्त स्वर। अभी आपसे पूछिएगा संयुक्त स्वर कौन से हैं। अब चलिए मेरे भैया, अब देखिए हमने बता दिया आपको यहाँ पे क्या, संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर देखिए, संयुक्त स्वर को चार से कहते हैं, किसे कहेंगे, ए ओ और औ। ये क्या है, ये आपके चार संयुक्त स्वर हैं। ये पूछ देगा, आप नहीं बता पाएंगे।
इसी को हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। हर्ष हर्ष स्वर, जो हर्ष होता है छोटा स्वर, स्वर और दीर्घ स्वर में लगने वाले समय में शब्दों के उच्चारण को समझा जा सकता है। ये तो आपको पता है। चलिए अब देखिए, अड़ बल ईड़ा, ठीक, अड़ बड़ ईड़ा इन दिन उस, ये सब क्या, ये क्या हर्ष। अब इसी को मैं बताऊं, दीर्घ में आड़ हो जाएगा दुगना, जैसे अड़ आड़, दुगना समय लग रहा है। अब क्या, ईड़ा बड़ा, बड़ा लगा समय, ईड़ा ईड़ा ये लगा, बल मैं बोला बल, बाल, दुगना समय लग रहा है ना। इसी को हर्ष और दीर्घ में यही अंतर करना है। अब ठीक है, चलो ये हो गया आपका। अब मैं प्लूत स्वर किसे कहते हैं वो देख लो। अब ये है आपका जो प्लूत स्वर, इसमें 3 गुना समय लगेगा आपका। हर्ष और दीर्घ में लगने वाले समय से क्या होगा, देखो, जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता हो, किससे, दुगुना से ज़्यादा, दुगुना समय से, उसे हम प्लूत स्वर कहते हैं। किसी को देर तक पुकारने या नाटक के संवाद में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखा जा सकता है, अब इसे 3, अब इसको 3 लिखते हैं, ओम, ओम शब्द होता है एक, हम लोग जैसे ऐसे ओम कर देते हैं। अब इसको हम ओम ऐसे लिखेंगे, ए ओ ई ऐसे, मतलब ये कैसे लिखा जाएगा, ओ ई ऐसे। ए ओम को अगर कहेंगे तो ये प्लूत स्वर हुआ, क्योंकि इसमें 3 गुना समय लगेगा, इसमें 3 लिखा जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, प्लूत में ज़्यादा समय लगता है, ये ओम का ही है, इसमें अब कुछ है नहीं, ठीक। जैसे नाटक वोटक, उसमें क्या कहते हैं, नाटक के समय या कुछ देर तक किसी को पुकारना होता है, उसको हम इसको प्लूत स्वर में उसकी गिनती करते हैं या होती है, ठीक। वर्ण विचार का मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको समझ जाएंगे तो आप अच्छे से कर जाएंगे पेपर में, ठीक। अब जाति के आधार पर वही सजाति और वो हो जाएगा बी जाति, ठीक। अब देखिए, अब आपको स्वर, मात्रा और व्यंजन ये सब तो बता ही दिया हूँ। अब आपको मैं सीधे सीधे लेके चल रहा हूँ कहाँ पे, आप यहाँ तक ये वर्ण विचारा वाला जो है। अब देखिए, संयोग का क्या, क का की कु कु के क, ये सब क्या है। अब आम अगर लिखना है, अब आम को संयुक्त, अगर रीति, अब देखिए ये सब तो ठीक है, ये सब तो, इसको आपको अब संयुक्त व्यंजन कैसे बनते, कैसे बिगड़ते उसको बताना है, ठीक। चलिए अब मैं आपको बता दे रहा हूँ 12 खड़ी वाला, वो सब तो आप कर ही लेंगे। अब जहाँ जहाँ आपको अब देखिए, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, ये क्या है, ये है आपका व्यंजन वर्ण। क्या है ये, आपका व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या है, किसी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्रा लगी होगी, ठीक है, री को छोड़कर, क्या, सब किसी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्रा री को छोड़ के, इसको लिख लीजिए आप। अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने को, फिर से लिखिए, आप गलत लिख रहे हैं। स्वर वर्ण की सहायता से जिसका उच्चारण होता है, किसका, स्वर की सहायता से जिसका उच्चारण होता है, उसको हम क्या कहेंगे भैया, उसको हम कहेंगे व्यंजन वर्ण। स्वर की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण होता है, स्वर प्लस वर्ण के सहयोग से जिस शब्द का उच्चारण होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, जैसे क ख ग। अब देखिए क्या है, ये है क और ये है ख और ये है ग। अब आपको ये लग रहा होगा ये तो वर्ण है, क्योंकि इसमें अ ऑलरेडी लगा हुआ है। अब देखिए कैसे, अब इसको खंड में करिए, ये क प्लस अ, ठीक है, ये हो गया आपका ख प्लस अ, ठीक। अभी ये ग प्लस अ, क्या है, स्वर अ तो लगा है, ये स्वर जो है ये क्या है, ये स्वर है। अब ये स्वतंत्र शब्द या वर्ण, इसको आप वर्ण कहेंगे क्या, वर्ण नहीं होगा, ये वर्ण ये है, ये जब स्वर निकला तो वर्ण नहीं बचा है, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा, इसको आपने निकाल दिया, ये कहीं का नहीं बचे, ये तो स्वर हो गए, यहाँ तो वर्ण थे, अब यही स्वर हो जाएंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अब क्या है इसको, और इनकी संख्या कितनी होती है, वर्णों की संख्या 33, इसको याद रखिएगा। क्या है, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण 33 होते हैं, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। इसको आप भूलिएगा नहीं तो आप फंसेंगे, हमसे कोई मतलब नहीं, मैं तो पढ़ा दे रहा हूँ, आप नोट करिए।
अब जैसे व्यंजन के भेद, अब व्यंजन वर्ण के भी भेद होते हैं। अब जैसे देखिए आपको क्या यहाँ पे है, यह है व्यंजन वर्ण के भेद। अब इस कितने भेद होते हैं? इसमें 3 भेद होते हैं मेरे भाई, 3 भेद। कौन कौन से? पहला देखो क्या होता है इसमें, स्पर्श व्यंजन, हम इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। नंबर 2 पे क्या आ जाता है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, क्या अंतस्थ व्यंजन होगा ना, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। नंबर तीसरे पे क्या आ जाएगा आपका, नंबर 3 जो होता है वो क्या था, उष्म व्यंजन। क्या है? उष्म व्यंजन। ये तीसरा नंबर क्या बना आपका, उष्म व्यंजन। अब इसको अलग से देख लीजिए आप, परिभाषा के हो गई। अब देखिए अब स्पर्श व्यंजन क्या है। स्पर्श व्यंजन, ये मैं आपको व्याकरण पूरी तरह से पढ़ा दूंगा, एसआई हो चाहे यूपी SSSC हो या जूनियर असिस्टेंट हो, हिंदी कहीं से भी आए पढ़ाएंगे यहीं पे, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा आप। जो व्यंजन कंठ, तालु और क्या है, मूर्धा, होंठ, दांत आदि से के स्पर्श से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। क्योंकि मेरे सब जो वर्ड का मैं कर रहा हूँ, जिस व्यंजन को मैं बोल रहा हूँ मेरे मुंह के अंदर, ठीक, मैं तो मुंह से ही बोलूंगा ना, इसमें क्या है, कहीं ना कहीं वो स्पर्श कर रहा है, ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है, जीभ में कर रहा है, दांत में कर रहा है, होंठ पे कर रहा है, कहीं ना कहीं तो वो स्पर्श कर ही रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्पर्श व्यंजन, ठीक। इसको ध्यान रखिए। इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25। आपके होंठ, इसमें क्या है देखिए, ये अब क्या है, कंठ, देखिए कंठ, तालु, क्या है, मूर्धा, ठीक। आपके दांत, होंठ या होंठ जो भी कह लीजिए, इसको आप दांत लिखिए, इसकी और आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखिए दांत, ठीक। ये कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, इसको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25। और इन्हें वर्गीय, इसमें क्या कहते हैं, इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। एक ये पॉइंट नोट करिए, इसे वर्गीय व्यंजन, इसको क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं, इसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। यही है, अगर पूछ दिया तो गया काम से। एक एक टॉपिक लाया हूँ, एक एक नोट्स बना के तभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए क्या है, अब देखिए इसमें हो गया ना, क्योंकि ये 5 भागों में बटे हैं भैया, 5 भागों में, इनकी 5 भागों में बटे हुए हैं, ठीक। प्रत्येक वर्ग का नामकरण इसके प्रथम अक्षर के आधार पर किया जाता है। अब दूसरा नंबर पे देखिए, 5 वर्गों में क्या है, 5 वर्गों में बटे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, इसको वर्गीय व्यंजन इसी आधार पे कह दिया हमने। और ये क्या है भैया, ये जो वर्णमाला जहाँ से स्टार्ट होगा उसके प्रथम अक्षर के नाम पे हम इनको क्या कहेंगे, इनके। अब जैसे देखिए इनका, देखिए आपको क्या कहते हैं, वर्ण के आधार पे इनका नाम क्या है। अब जैसे ये क, अब देखिए यहाँ ये क वर्ग, च वर्ग, एक हो गया ट वर्ग। अब देखिए क च ट वर्ग हो गया ना आपको, फिर त वर्ग, फिर क्या हो गया, ये हो गया त वर्ग, फिर हो गया प वर्ग। क्या, ये प वर्ग। 50 25 व्यंजन होते हैं, 1 2 3 4 5, एक में 5। आप इसे समझ जाइएगा, 25 वर्ण हो गए व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी, 25। अब देखिए इसको हम पहचानेंगे कैसे, पहचानना आपको और हमको है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब जैसे होता है ये यहाँ से मिटा देता हूँ ना, आगे देखिए। अब क्या कहेंगे हम, अब क वर्ग का जो है क ख ग उच्चारण को कंठ कहते हैं। अब देखिए ये जो क वर्ग है इसको कंठ कहेंगे। ये क वर्ग के 5 अक्षर, ये नहीं, अब देखिए 5 अक्षर का मतलब क ख ग घ और ये है जो, ठीक। इसको अंगा, इसको क्या कहेंगे, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया क वर्ग, इसको हम कहेंगे कंठ। कंठ से निकल रहे हैं हमारे क ख, देखिए कहाँ बोल रहा है, ग, यहाँ पकड़िए हाथ,
कभी नहीं भूलेंगे। क ख ग। अब देखिए, अब जब मैं बोलूंगा च छ, ये तो यहाँ से आ रही है, लेकिन क च मुंह से ही बोल दे रहे हैं। च क कहाँ, कंठ से आ रहा है मेरे। अब देखिए, अब जो च वर्ग है, ये च वर्ग हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, तालब है, ये तालु से होगा। क्या होगा, ये तालु से। अब इसके क के बाद जितने अक्षर आते हैं, छ लिखिए आप। अब च छ ज और ई है, ये हो गया। अब च छ, आपके क्या च छ ज झ होगा ना, यहाँ झ होगा, और आपके 5 अक्षर। अब ट वर्ग आ जाइए। अब देखिए, अभी ट वर्ग कहाँ से, एक कंठ हो गया, तालु हो गया, और मूर्धा से आएगा। ये क्या है, ये आपका मूर्धा, मूर्धा से आ गया। ट मुंह से निकला, ट ठ द ना, ट ठ ड ढ। अभी क्या हो जाएगा आपका, होगा ट ठ। देखिए इसको ध्यान रखिएगा, ये मैं 5 अक्षर लिख रहा हूँ, ड ढ और ड़। ठीक, ये हो गया आपके 5, ये मूर्धा से हो गया। अब त वर्ग क्या है, ये आपका त वर्ग आया है। अब देखिए, त वर्ग को क्या कहेंगे, त वर्ग को हम कहेंगे दंत, त थ, ये दंत से इसका उच्चारण होगा, और वही 5 अक्षर आप इसको लिख देंगे। ठीक, ये त वर्ग हो गया, 5 अक्षर हो गया आपके। और फिर प वर्ग, यहाँ हम लिखेंगे प। अब यहाँ क्या है, ओष्ठ है, प है, ओष्ठ है ना, ओष्ठ, ओंठ, ओंठ से निकाल रहे हैं हम, तो इसको वर्ग, ओंठ से। अब इसमें एक एक लोग एक एक ट्रिक बताना शुरू करते हो, ट्रिक से कोई मतलब नहीं रहता आपका। ठीक, चलिए ये आपको समझ में आ गया, यहाँ तक हर वर्णों का 5 लिख लिया आप ना। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है अपने को, ये तालु वाला हो गया, मूर्धन्य से हो गया, दंत से हो गया, ओष्ठ से हो गया, ये भी यहीं पे होगा। और कहाँ कहाँ से है ये देखिए। अब कोई कहेगा आपसे इसको, जिस टाइम की द्विगुण व्यंजन होते हैं, अब कोई कहता है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, हाँ, तो अभी इसके बाद अल्प प्राण, महाप्राण, स्वघोष, घोष, ये सब अभी बाकी है। अभी मैं इसको आपको अंतस्थ व्यंजन अब क्या होता है वो देखिए। अब देखिए, अंतस्थ व्यंजन को किसको कहते हैं, ये क्या है आपका अंतस्थ। क्या, अंतस्थ व्यंजन को भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ये है अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन में क्या आएगा, अंतस्थ व्यंजन में य र ल व, क्या, य र ल व, ये 4 आपके शाश्वत अंतस्थ व्यंजन है। इनका उच्चारण रगड़ और घर्षण, क्या है, रगड़ और घर्षण या स्वर और व्यंजन के बीच स्थित है। ठीक है, ये हो गया आपके। इनका उच्चारण जीभ, तालु, होठों से परस्पर टकराने से होता है, सबसे होता है, तीनों से। लेकिन कहीं भी ये पूर्ण स्पर्श नहीं करते। और कुछ व्याकरण अ और ओ को अर्ध स्वर भी कहते हैं, ये छोड़ दीजिए। ये आपका 4 अंतस्थ है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए ऊष्म व्यंजन क्या होता है। अब देखिए, ये ऊष्म व्यंजन, ऊष्म मतलब गर्मी से होता है, उष्मा हो गई इसमें, इसमें उष्मा। और इसमें क्या है, स 3 स और एक ह। अब स जानते हैं आप, 1 स, 2 स, 3 स व ह। क्या है, ये आपके 4 वर्ड क्या है, ऊष्म व्यंजन। स तीनों में अंतर आएगा, श, ये तीनों में हो गया आप। और ह हो गया। इसमें जब हम बोलते हैं तो इसमें से गर्म गर्म हवा निकलती है, इसको हम क्या कहेंगे, उसमें व्यंजन कह देंगे। इनकी संख्या 4 होती है। ठीक, अब जैसे संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर या द्विगुण व्यंजन, ये भी है इसमें। ठीक, ये हो गया। अब संयुक्त व्यंजन देखिए क्या है आपकी। अब देखिए तीसरा नंबर, ए हो गया, 2 हो गया, तीसरा। अब देखिए क्या है, ये है संयुक्त व्यंजन। क्या, ये है आपके संयुक्त व्यंजन। 2 शब्दों के मिलने से, 2 व्यंजनों के मिलने से बनेंगे छत्र। अब देखिए, ये हो गया छ, ये हो गया त्र। अब एक देखिए छत्र ज्ञ, ये क्या है, ये मूल, ये क्या है, ये जो आपके हैं ये सब क्या है, ये आपके मूल व्यंजन नहीं है। ये मूल व्यंजन नहीं है। क्यों नहीं मेरे भाई, क्योंकि मिलके बनेगा। अभी देखो कैसे बनता है। इनकी रचना 2 व्यंजनों के मेल से हुई है, इसलिए इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए, ये आपके हो गया क आधा प्लस स, ये हो गया छत्री छ। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए ज, अब ये देखिए ये ज
प्लस ई मिला तो आपके कौन बन गए, ज्ञानी बाबा, ज्ञान सिखा रहे हैं आपको, ज्ञानी बाबा बन जाएंगे। त्र, अब देखिए त प्लस र, ये क्या बन गया, ये त्र। ये स्वतंत्र शब्द नहीं है, दो मूल व्यंजनों, क्या इसको आप क्या कहेंगे, ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। अब देखिए छत्तीस हो गया, अब त्रिस्र हो गया, जो श्री वाला स्र होता है उसको कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए वो स प्लस र, इसको हम क्या कहेंगे, ये वाला श्री वाला स, ठीक है। ये हो गया आपका, ये आपके क्या है, ये संयुक्त अक्षर है, 1 2 3 4, ये इसके बिना इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब द्विगुण व्यंजन एक होता है, और आज मतलब इतना जो आपको मैंने बताया अल्प प्राण। अब देखिए क वर्ग, तालु, मूर्धन, स्पर्श, ये सब हो चुका है। अब इसको अगली क्लास जब लेंगे आपकी हिंदी की, एसआई के लिए या यूपी ट्रिपल एस के लिए या पेट के लिए, जिसके भी लेंगे, हिंदी आपकी यहीं से आएगी मेरे भाई। हिंदी इससे अगर बाहर नहीं जाने वाली, सारी चीज़ हिंदी पे मैं यहीं करवाऊँगा आपको, ठीक। और ये वर्ण विचार बहुत पढ़ना जरूरी है। अगर वर्ण विचार आपको दिमाग में घुस गया तो समझ लिए बाकी सारी चीज़ें आप कर ले जाओगे। बाकी मुहावरा है, उसके बाद जितने भी बचते हैं उसको यहीं पे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आप चैनल पे बने रहिएगा, और आपको एसआई की पूरी एसआई का जो है, मैं इसको अपने इसी चैनल पे आपको पूरा का पूरा करवा दूंगा, ठीक। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे हिंदी वाली क्लास में। तो आगे तक के लिए आभार।